हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः हमारे वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को एक्टिव और पैसिव के बारे में बताया था कि एक्टिव वाक्य क्या होता है और पैसिव वाक्य क्या होता है, उसमें हम करते क्या हैं, ये सारी बातें हमने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था। आज हम इस वीडियो में उस बताए हुए नियमों का फॉलो करते हुए ये साबित करेंगे आपके सामने कि क्या हमने जो कुछ भी आपको बताया है वो बात सही है या नहीं। इसलिए एक्टिव और पैसिव को समझाने के लिए मैं आपको सबसे पहला टेंस ले रहा हूँ, जिसका नाम आपको पता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस के माध्यम से मैं आपको एक्टिव और पैसिव के रूल्स के बारे में बताऊंगा और किस तरह से उसका फॉलो करते हैं, किस तरह से उस नियमों का प्रयोग करते हैं, ये भी बात इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम आपके सामने इस टेंस के दोनों रूल्स को लिखते हैं। एक्टिव के भी रूल्स को लिखते हैं और पैसिव के भी रूल्स को लिखते हैं। एक्टिव का भी रूल्स और पैसिव का भी रूल्स आपके सामने हो, ताकि आपको इन दोनों में फ़र्क और इन दोनों में अंतर आपको समझ में आए। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है, उस वाक्य में तीन तरह के वाक्य आपके सामने आते हैं। साधारण वाक्य होता है, नकारात्मक होता है, प्रश्नवाचक होता है। और जैसा कि आपको पता है कि इस टेंस का जो एक्टिव वाक्य यानी अनुवाद बनाने का जो रूल्स होता है वो क्या होता है, ये ऑलरेडी आपको पता है कि अगर वाक्य हमारा साधारण होता है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, V1 यानी वर्ब का पहला रूप लिखते हैं, या तो वर्ब के पहले रूप में यस या ईएस जोड़कर लिखते हैं और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। ये साधारण वाक्य बनाने का नियम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, और एक्टिव वाक्य का नियम है। इसी तरह अगर वाक्य नकारात्मक होता है दोस्तों, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है अनुवाद बनाने की, एक्टिव वॉइस की, वह डू या डज है। उसके बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, अंत में फुल स्टॉप लगा देते हैं। अगर वाक्य प्रश्नवाचक होता है तो सबसे पहले हम इस टेंस की सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और ऑब्जेक्ट लिखते हैं और अंत में प्रश्न सूचक का चिन्ह प्रयोग करते हैं। ये जो रूल्स मैंने आपको लिखा है, ये ख्याल करना है, ये पैसिव का रूल्स नहीं बल्कि एक्टिव का है। और एक्टिव वाक्य क्या होता है ऑलरेडी आपको पता है, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, डूअर पहले लिखा जाता है। अब इस वाक्य के पैसिव का रूल्स क्या है, तो जिस तरह से इस वाक्य के अनुवाद में तीन तरह के वाक्य आपके सामने होंगे, उसी तरह से पैसिव में भी वाक्य साधारण, नकारात्मक और प्रश्नवाचक, ये तीन होंगे। इसका रूल्स है पैसिव का कि अगर वाक्य साधारण होता है तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, और इस टेंस के वाक्य का जब हम पैसिव बनाते हैं तो पैसिव के दौरान हमें क्रिया इज आर एम का प्रयोग करना होता है, कब, पैसिव वॉइस बनाते समय। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं और बाई लिख करके ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। अगर वाक्य हमारा नकारात्मक होता है, उसी तरह से सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद इज, आर और एम लिखेंगे आप, इसमें से जो उचित होगा इस सब्जेक्ट के मुताबिक। उसके बाद नॉट लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, बाई लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे और अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे। अगर वाक्य आपका प्रश्नवाचक दिखता है, इज, आर, एम का प्रयोग कर लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद बाई लिख देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा और अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह। ये दोनों नियम आपको हमने इसलिए लिखा ताकि आपको एक्टिव और पैसिव इन दोनों वाक्यों में अंतर समझ में आए। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, जैसे अगर मैं लिखता हूं कि सी लव्स देम, सी लव्स देम। दोस्तों, यह वाक्य जो मैंने लिखा है वह वाक्य एक्टिव है। इस वाक्य का हमें पैसिव बनाना है। तो सबसे पहले हम इस दिए हुए वाक्य में पहचान करते हैं कि वाक्य कैसा है। देखने में वाक्य हमको साधारण दिख रहा है,
टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए ये वर्ब में यस या यस लगा हुआ है। अब इस वाक्य को जब हम पैसिव का रूप देंगे यानी पैसिव वाक्य में बनाएंगे तो ऑलरेडी आपको पता है कि एक्टिव और पैसिव वाक्य में अंतर क्या होता है। आपको बताया गया है कि एक्टिव वाक्य में जो कर्म होता है वो कर्ता के स्थान पर आता है, यानी यह जो देम है ये आएगा सी के पास और यह जो सी है ये पहुंचेगा देम के पास। और यह जब देम है जब सी के पास आएगा तो क्या यह इसी रूप में होगा या रूप बदलेगा। मैंने आपको पहले वीडियो में, पिछले वाला वीडियो में समझाया है कि क्या शब्द कहाँ पहुंचता है तो किसका रूप लेता है। इसलिए यह जो देम हमारा ऑब्जेक्ट है ये पहुंचेगा सी के पास। तो चूंकि यह कर्म के रूप में है लेकिन जब वो पहुंचेगा सी के पास तो वह रूप ले लेगा किसका दोस्तों, दे का। अब इस नियम को देखो, पैसिव के रूल्स को देखें, साधारण वाक्य के नियम को देखें। हमने सब्जेक्ट लिख दिया, ये सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट है, जो एक्टिव का कर्म था जिसको हमने सब्जेक्ट बनाया। उसके बाद अब हम देखेंगे कि यह जो हमारा दे सब्जेक्ट बना, अब इसके अनुसार इस इज, आर और एम में से जो पैसिव की इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है इसमें से क्या लगने लायक है। तो आपको पता है दे बहुवचन का है, इसलिए इसके साथ जब हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आर हो जाएगा। वर्ब हमारी लिखा गया है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म इसके बाद लिखते हैं। वर्ब हमारी लब है, इसलिए लब का थर्ड फॉर्म अगर हम लिखेंगे तो हमारा होगा लव्ड। अब हमने लिख दिया, कर्ता लिख लिया, इसमें से जो हेल्पिंग वर्ब जरूरी थी उसको लिख लिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख दिया। अब हमें करना क्या है, इस कर्ता को कर्म के पास ले जाना है। ये सी है, जब इस कर्म के पास पहुंचेगा तो क्या होगा, हर का रूप ले लेगा यानी कर्म का रूप लेगा। लेकिन आपको बताया गया है कि जब कर्ता कर्म में बदलता है तो उसके पहले आपको लगाना क्या पड़ता है, बाई शब्द। इस तरह से दोस्तों यह वाक्य जो है एक्टिव से पैसिव में बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। अब इसी तरह से नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों की भी चर्चा कर देते हैं ताकि ये रूल्स और ये बनाने का फार्मूला आपके दिमाग में बैठ सके। अब जैसे हम अगर वाक्य का नकारात्मक वाक्य लेते हैं, इस टेंस का नकारात्मक रूल्स यहाँ पर आप देख रहे हैं नकारात्मक का, कि सब्जेक्ट होता है, डू या डज होता है, नॉट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट। अगर जैसे मैं लिख दूं कि दे डू नॉट हेल्प मी, दे डू नॉट हेल्प मी, आपको पता यह वाक्य एक्टिव है, टेंस कौन सा, डू नॉट लगा है, इसलिए वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कैसा वाक्य, नकारात्मक। इस वाक्य को हमें पैसिव में बदलना है। जब इस वाक्य को हमें पैसिव में बदलना है तो अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव के नकारात्मक रूल्स को देखेंगे। बताया गया सब्जेक्ट लिखना है, इज आर एम लिखना है, नॉट लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है, बाय ऑब्जेक्ट लिखना है। फिर वही बात, इसमें यह जो मी है कर्म है, इसमें जो दे है वो सब्जेक्ट है, यह मी कर्म है, ये आएगा किसके पास, फिर वही काम दे के पास। दे कहाँ जाएगा, मी के पास जाएगा। यह जब मी है पहुंचेगा दे के पास तो वह कर्म रूप में है, लेकिन यहाँ आने पर वह अपने सब्जेक्ट रूप में हो गया। यानी क्या बन गया दोस्तों, यह मी जब दे के पास पहुंचा तो आई हो गया। अब हमें क्या करना है कि ये जो डू और डज हमको दिखाई दे रहा है, अब इसको पैसिव वाली हेल्पिंग वर्ब उसके स्थान पर लिखना है। इसलिए इस आई के मुताबिक डू की जगह पर कौन सी क्रिया आएगी, पैसिव की, एम होगा। फिर क्या होगा दोस्तों, नॉट हो गया। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी हेल्प का तीसरा फॉर्म लिख देंगे, हेल्प। उसके बाद हो जाएगा बाई, और यह दे जो है पुनः पहुंचेगा कर्म के पास यानी मी के पास। जब दे पहुंचेगा मी के पास तो वह रूप किसका लेगा, देम का लेगा। इस तरीके से यह वाक्य जो है पैसिव के वाक्य में बदल गया। इसी तरीके से अगर वाक्य प्रश्नवाचक का लेते हैं तो सेम काम यही होता है। बस एक बात हमें ध्यान देना है कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय करते क्या हैं, कर्म को कर्ता बनाया जाता है, कर्ता को कर्म बनाया जाता है, और इसके अलावा और सारी चीज़ें सामान्य सी हैं। एक एग्जाम्पल प्रश्नवाचक का भी आपको समझाएंगे ताकि बात आपको समझ में अच्छी तरह से आए। जैसे अगर मैं कह दूं कि डज ही नॉट, डज ही प्ले क्रिकेट, डज ही प्ले क्रिकेट, अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा है।
वाक्य प्रश्नवाचक है, टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वाक्य किस रूप में है, एक्टिव रूप में है। आप लोग गलतियां क्या करते हैं? रूल्स बताया गया है कि सबसे पहले हमें इज आर एम का प्रयोग करना है पैसिव के रूल्स में, किसकी जगह पे, डू या डज के स्थान पर। अब करते हैं आप लोग गलती क्या कि यह हमारा कर्म है क्रिकेट, इसको हमें कर्ता के पास लाना है, यानी ही के पास लाना है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, समझते हैं कि इसमें कर्ता डज है, इसलिए क्रिकेट को उठा करके पहले डज के पास लिखते हैं। ऐसा नहीं, ये हमारा कर्म है, ये हमारा कर्ता है, इसलिए यह क्रिकेट आएगा किसके पास, ही के पास आएगा। जब क्रिकेट पहुंचा ही के पास दोस्तों, यह क्रिकेट हो गया। अब हमें क्या करना है कि जो कर्म को हमने कर्ता बनाया, इस कर्ता के मुताबिक अब इस डज की जगह पर क्या होना चाहिए। चूंकि ये क्रिकेट एक गेम है, इसलिए इसके स्थान पर गेम के अनुसार हम क्रिया इज लगा देंगे। प्ले का थर्ड फॉर्म क्या लिख देंगे, प्लेड हो जाएगा, बाई हो जाएगा, और ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ये वाक्य इस तरीके से आपका पैसिव में बदल गया। ये जो था हमने आपको एक सरल रास्ता बताया, लेकिन जिस तरीके से बताया गया है वाक्य यहीं तक काफ़ी नहीं है, कुछ विशेष है जिसको हम आपको बतलाने जा रहे हैं। उसको देखें कि क्या है विशेष। कभी कभी आपके सामने एक ही वाक्य में दो कर्म आ जाएंगे। हाँ दोस्तों, दो कर्म आते हैं कभी कभी वाक्य में, कभी कभी पॉसेसिव प्रोनाउन भी आता है। तो उस तरह के वाक्यों का भी हम पैसिव कैसे बनाते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे कह दिया जाएगा कि ही टीचेस अस इंग्लिश। यह वाक्य हमारा एक्टिव है, टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब हम करते क्या हैं कि इसको जब हम पढ़ते हैं तो ही तो हमारा सब्जेक्ट दिख रहा है, टीच जो हमारा है, टीचेस जो है वर्ब दिख रही है, लेकिन इसमें दो शब्द दिख रहा है, अस और इंग्लिश, यानी ये दोनों कर्म हैं। तो सबसे पहले आपको कर्म के बारे में हम चर्चा कर देते हैं। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्रायः दो प्रकार के वाक्य में आते हैं। एक को बोलते हैं हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यह जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इसमें प्रायः कोई निर्जीव चीज होती है, इस बात को आप भूलिएगा मत। और इनडायरेक्ट जो होता है वह प्रायः सजीव होता है। अब हमने बताया कि ऑब्जेक्ट दो होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और मैंने आपको यह भी बता दिया कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में निर्जीव चीज होता है और इनडायरेक्ट में सजीव चीज होता है। अब यहाँ पे दो कर्म है, अस और इंग्लिश। अब इसमें हम डिट्टो करें, यानी इसमें हम फाइनल करते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट है। तो इसमें देखते हैं कि अस ये लिविंग है, यानी सजीव है, इसलिए इसको जब भी बोलेंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे, और यह जो इंग्लिश है वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इसी तरह से और एक एग्जांपल में इस चीज को समझाने के एग्जांपल में देते हैं उदाहरण। जैसे कह दिया जाएगा ही गेव मी ए पेन, यानी वह मुझे, ही गिव मी ए पेन, वह मुझे एक कलम देता है। इस वाक्य में पुनः देखें तो आई हमारा कर्ता, गिव हमारा क्रिया, फिर इसमें दो ठोक कर्म आ रहे हैं, ए पेन और मी। तो अब इसमें फाइनल करें कि कौन डायरेक्ट है ऑब्जेक्ट, कौन इनडायरेक्ट है। तो फिर इस चीज को जानना जरूरी है आपको। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में निर्जीव चीज होती है, इनडायरेक्ट में सजीव चीज होता है। पेन चूंकि निर्जीव है, इसलिए कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट होगा। मी क्या है, सजीव है, इसलिए ये कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। यानी इसको समझाने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप जरूर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को समझ चुके होंगे। अब आगे चलते हैं, पैसिव को आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें जब हमारे वाक्य में, ये केवल इसी टेंस पे लागू नहीं है, किसी भी टेंस में अगर दो ऑब्जेक्ट होगा नियम लगाएंगे आप। अब इसमें से आप किसी को भी कर्ता बनाएंगे पैसिव के दौरान। अस को भी कर्ता बनाया जा सकता है, इंग्लिश को भी कर्ता बनाया जा सकता है, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कर्ता हो सकता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी। चलते हैं, बनाते हैं। अगर हम यह अस है, इसको हम लाते हैं ही के पास। जब यह अस ही के पास आएगा तो वह अपने सब्जेक्ट रूप में हो जाएगा, यानी बी। अब इसके अनुसार हम वर्ब लगाते हैं तो क्रिया पैसिव की आर लगती है, हेल्पिंग वर्ब। टीच का थर्ड फॉर्म अगर लिखते हैं तो ये होता है टाट।
और बच गया इंग्लिश दूसरा ऑब्जेक्ट। इसको जस का तस उसकी जगह पर छोड़ करके आगे बढ़ेंगे। अब ये ही है, कर्म का रूप लेगा। बाई लिखेंगे, हिम लिखेंगे, यह वाक्य पैसिव में बदल गया। अब आगे बढ़ेंगे। अगर आपकी इच्छा है कि नहीं मैं ऐसे नहीं बनाऊंगा, इंग्लिश को कर्म मान कर इस इंग्लिश वाले कर्म को कर्ता के जगह पर लिखूंगा, तो आप वो भी कर सकते हैं। यानी इंग्लिश पहुंचेगा ही के पास। इंग्लिश चूंकि एक सब्जेक्ट है, अरे एक सब्जेक्ट भी है और लैंग्वेज भी है, इसलिए इसके अनुसार क्रिया हेल्पिंग वर्ब इज लगेगी। टीच का थर्ड फॉर्म लिखेंगे टाट। अब क्या करना है, यही बात आपको समझाना है। अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर पैसिव में सब्जेक्ट बनाए होंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अपने स्थान पर छोड़े होंगे, तो उसको जब हम बनाएंगे तो उसके पहले आपको एक शब्द लगाना होगा जो प्रीपोजिशन के अंतर्गत आता है, टू। इसको भूलना नहीं है। और उसके बाद अस होगा, फिर बाई होगा। हाँ दोस्तों, तो जैसे हमने बताया कि इस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में से आप किसी को भी पैसिव के दौरान सब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं कि इसमें आप हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाकर पैसिव करेंगे, ताकि आपको किसी तरह की कोई त्रुटि ना हो सके। और एक छोटा सा एग्जांपल इसी के माध्यम से समझा देते हैं। जैसे कह दिया जाएगा कि शी गिव्स मी ए बुक। शी गिव्स मी ए बुक, वह मुझे एक पुस्तक देती है। फिर इसमें भी देखिए कर्म दो ठो है, एक बुक है और मी है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। हमने आपको सुझाव दिया कि अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव में, तो किसी तरह की कोई गलती नहीं होगी। इसलिए यह जब मी है सी के पास पहुंचेगा तो वह किसका रूप ले लेगा, आई। आई के अनुसार हेल्पिंग वर्ब पैसिव की एम लगेगी। गिव का थर्ड फॉर्म जो होगा गिवेन होगा। अब इस ए बुक को जस का तस लिख देंगे। अब इसके आगे कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ समझाया गया है कि अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को छोड़े रहेंगे तो उसके पहले आपको ये चीज़ प्रीपोजिशन के रूप में टू लगाना होगा। अगर उसको अगर कर्ता बनाए होंगे तो कोई गलती ही नहीं होगी। इसलिए आई एम गिवेन ए बुक, और यह जो सी है पहुँचेगा इसके बाद कर्म के स्थान पर, तो सी जो होगा हर का रूप ले लेगा। यानी यह वाक्य आपका एक्टिव था और यह वाक्य आपका पैसिव में बदल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम वाक्यों का पैसिव बनाते हैं। इस चीज़ को और भी आपको हम विस्तार में समझाएंगे अपने अगले वीडियो में। इसी टेंस के बारे में भी समझाना है, क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो छुटी हुई हैं, जिसको मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर समझाऊंगा। इसलिए इस चीज़ को समझने के लिए अगले वीडियो का भी आप मेरा फॉलो करेंगे, ताकि पूरी तरह से एक टेंस को समझ लेंगे आप। अगर एक टेंस समझ लेते हैं दोस्तों, तो आगे वाले टेंसों में केवल क्या बदलती है जानते हैं, केवल ये हेल्पिंग वर्ब बदलती जाती है। बाकी ये बदलने का जो कार्य है, कर्ता कर्म कर्म कर्ता, ये लगा रहेगा। इसलिए मैं आपको एक चार्ट बना कर दे दूंगा, उस चार्ट के माध्यम से आप समझ लेंगे कि किस टेंस में पैसिव के दौरान कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाती है। ठीक है, तो इसी के साथ अपने वीडियो की आज यहीं पे समाप्ति करता हूँ। फिर मैं आपको इसी टेंस को विस्तार से समझाने के लिए अगले वीडियो में पुनः आपके सामने उपस्थित होऊंगा।